नमस्कार, मैं नसीम मंजू निशांत, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसए के रिगार्डिंग एसए में जो चेंजेज हुए हैं, खासकर मेंस में जो चेंजेज हुए हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या चेंज लाया है इन्होंने, यूपीएससी ने, कि अब मेंस में एसए होगा। पहले ऑप्शनल था, अब ऑप्शनल को हटा करके ऑप्शनल को रखा है एक्चुअली में, लेकिन वो हट ही जाएगा एक समय के बाद। मेनली है कि अब ऐसे इसलिए लाया गया है ताकि अब सबकी मार्किंग जो जनरली ऑप्शन में आप देखते थे कि कभी इकोनॉमिक्स हाई बूम कर गया और कभी मैथ्स बूम कर गया, मैथ्स जनरली करता है, तो ये सब एलएसडब्ल्यू कम हो गया। इस सब को हटाने के लिए ये जो परेशानियां थी लोगों को, उसको हटाने के लिए चेंजेस लाए गए हैं, और जो कि बहुत बढ़िया चेंज अगर देखा जाए तो अब सब बराबर होगा। GS1 GS2 और एसए आराम से लिखे। तो अब ऐसे लिखना कैसे है, और इसी संदर्भ में ये वीडियो है। और आपको समझ में आएगा कि ऐसे कितना इजी भी हो सकता है और कितना टफ भी हो सकता है। लेकिन चूँकि टफ ऐसे है कि आपको 1200 वर्ड में मान लीजिए लिखना है, जैसे यूपीएससी में होता है कि मान लीजिए 12 पेज में लिखना है, और ये कितना मुश्किल हो गया। और इजी ऐसे है कि अगर यू आर वेल एक्वेंटेड विद द डायमेंशंस, डायमेंशन आप समझते हैं, डायमेंशन लिखना जानते हैं, तो आपके लिए ऐसे आसान भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ऐसे लिखेंगे, ये सब बताऊंगा मैं। जैसे फिलोसफिकल ऐसे आते हैं, और नॉर्मल जो सब्जेक्ट वाला टॉपिक होता है उससे रिलेटेड ऐसे आते हैं। सब पे डिस्कशन हम लोग करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे कि ऐसे में करना क्या है। सब कुछ एक एक करके बताया जाएगा। तो सो शैल वी स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। और चूँकि दिक्कत ये भी है कि हो सकता है कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी, आवाज़ का इशू में भी हो। अ, उम्मीद करता हूँ कि ना हो, सब कुछ सुनाई दे। थोड़ा बहुत अगर नहीं सुनाई दे तो प्लीज़ पुट ऑन योर ईयरबड्स, ईयरफोन लगाएं, ईयरबड लगाएं, किसी तरह से आप इसको सुने और समझें। आपको सब कुछ आप नोट्स बना सकते हैं, इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं कहूँगा कि कॉपी कलम लेकर के ही बैठें, और एक एक पॉइंट जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी चीज़ बताऊँगा बहुत बढ़िया से बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ ऐसे के बारे में। एवरी डिटेलिंग विल बी देयर ऑन ऐसे। सो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ऐसे का क्या है कि इसमें थॉट्स का गेम है। थॉट्स को आप कैसे रखते हैं क्लोजली टू द सब्जेक्ट, और उसमें अरेंज कैसे करते हैं वर्ड्स को, अपने डायमेंशंस को, जो कि कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना हो। कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना हो का मतलब है कि जो टॉपिक दिया गया है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, डेट शुड बी वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द टॉपिक। टॉपिक से एसोसिएटेड हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में। तो इसको देखने के लिए हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि पहले टॉपिक्स क्या क्या आ सकते हैं, और ऐसे में कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे। अगर 2 ऐसे देगा तो क्या करेंगे, 3 ऐसे देगा तो क्या करेंगे। ये सब डिपेंड करता है इनके पैटर्न पे, जो कि इनको रिवील कर देना चाहिए था कि ये कैसे देने वाले हैं ऐसे, और ताकि उस हिसाब से और अच्छा प्रिपरेशन होता। खैर, मानते हैं कि यूपीएससी टाइप अगर होता है कि 2 ऐसे होंगे और 3 घंटे का टाइम होगा। अभी यहाँ तो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, वैसे वहाँ 250 का होता है। तो लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो दो टाइप के दो ऐसे अगर रहते हैं तो मान लीजिए 180 मिनट हमारे पास है, तो 90-90 मिनट हम दोनों ऐसे के लिए, एक एक ऐसे के लिए रखेंगे। तो 60 होगा लिखने के लिए, 60 मिनट मतलब 1 घंटा हम लिखने के लिए रखेंगे, और आधा घंटा हम लोग उसके बारे में सोचने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रक्चर करना ऐसे को बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में क्या सोचना है, कैसे डायमेंशन देंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके अलग अलग जो अ, दिशाओं में जो लिखना है वो क्या होगा, वो सब हमको समझना होगा। तो उन सब चीज़ों को समझने के बाद ही आप लिखना शुरू करें। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे तो यू विल बी स्टक एट
मेनी टाइम्स, मतलब आप बहुत बार, बहुत एट मेनी प्लेसेस आपको लगेगा कि मैंने ये छोड़ दिया और ये छूट गया, ये लाइन पहले होना चाहिए था, ये लाइन बाद में होना चाहिए, ये पैरामीटर पहले लिख देना चाहिए था, ये डायमेंशन पहले होता, ये लास्ट में होता। ये सब करने के लिए पहले स्ट्रक्चरिंग ज़रूरी है। तो हम लोग स्ट्रक्चर पे पहले बात कर लेंगे, फिर ऐसे कैसे लिखा जाता है एक उसके बारे में सैम्पल पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, ये भी होगा। और टॉपिक क्या होगा, टॉपिक को चूज कैसे करेंगे, ये सब हम लोगों को उसी आधे घंटे में करना है हर एक ऐसे के लिए। तो मान लीजिए कि पहले जाते ही हम अगर 10-10 मिनट, मतलब 10 मिनट मैक्सिमम होगा कि 10 मिनट में दोनों टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए 25-25 मिनट अगर आप सोचेंगे दोनों के बारे में, तो फिर आप एक एक घंटा लिख सकते हैं। एक घंटे में आप 1200 वर्ड लिख सकते हैं, डेट्स नॉर्मल। आप लिखते भी हैं, बीपीएससी में भी लिखते हैं, यूपीएससी में भी लिखते हैं। तो इसके लिए आपको यही देखना है कि कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कि मान लिया जाए कि आपको टॉपिक बहुत अलग अलग वेग भी होते हैं। वेग का मतलब है कि बहुत सब्जेक्टिव, कुछ मतलब क्लियर नहीं होगा कि उसमें लिखा क्या है। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से दे दे कि जहाज अपने चारों तरफ के पानियों की वजह से, पानी की वजह से नहीं डूबता है, बल्कि वो इसलिए डूबता है कि जहाज के अंदर पानी आ जाता है। अब ये यूपीएससी में पूछ चुका है। तो अगर इस टाइप से रहता है तो समझें कैसे, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डील हियर टुडे। तो उसमें हम लोग समझेंगे कि सोच के देखिए, इसी बात पर हम आपको जस्ट आप सोचना सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर करना सीखेंगे सब कुछ। तो सोचिए कि क्या हो सकता है, कि क्या जहाज अपने चारों तरफ जो पानी है उसकी वजह से डूब जा रहा है, या फिर उसके अंदर पानी आ जा रहा है। तो अब इस पर सोचिए सारा डायमेंशन, कि ये किस किस एंगल पे हो सकता है, किस किस चीज़ों पे हो सकता है। तो इसको डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में सोचिए। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे सोच के देखिए, सोसाइटी के लेवल पे सोच के देखिए। अब ऐसे कर करके आप सोचिए। तो जैसे इंडिविजुअल लेवल पे मान लीजिए सोचा, तो क्या हो सकता है कि क्या हमारे चारों तरफ जो हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे दुश्मन हैं, या इनकी वजह से हम मरते जा रहे हैं या डूबते जा रहे हैं, मतलब मरते जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें हमारी चिंता जो हम खुद सोचते हैं उसकी वजह से हम मर रहे हैं। ये एक वॉक ऑफ लाइफ में आप सोच सकते हैं। सोसाइटी की तरफ से आप सोच के देखिए कि कैसे होता है। कि मान लीजिए कि आपने एक सेकंड के लिए जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल, आप सोचिए कि मान लीजिए आपने अंतरजातीय विवाह किया, इंटरकास्ट मैरिज। तो जो सोसाइटी है आपको वो कैसे तंग करती है, और उसमें अगर आप अंदर से स्ट्रांग है, आपके आपके जो दो परिवार ने जो शादी किया है वो दोनों स्ट्रांग है, तो फिर सोसाइटी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये भी है। तो अंदर से जो आपके अंदर है वो पानी आपके अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब वो जो इविल्स आउटसाइड आउटसाइड यू, दैट इज इन द सोसाइटी, वो आपके अंदर है कि नहीं। अगर है तो फिर आप डूब सकते हैं। आप ऐसे सोचें। अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में आपको सोचना होगा, तभी आप ऐसे को लिख पाएंगे। ये एक तरीका होता है सोचने का ऐसे को। तो इसको होता है थॉट जनरेशन। तो पहले थॉट जनरेशन कैसे करेंगे वो आपको समझाया, फिर स्ट्रक्चर पे आते हैं एक एक करके डिटेल में। एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द एसे विल बी डिस्कस्ड टुडे। ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी ना छूटे, ताकि ये ऐसे का एक आप ऐसा समझिए कि ये ब्रह्म वीडियो होगा। ब्रह्म वीडियो समझते हैं कि मतलब कि फाइनल वीडियो, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे नीचे भी कुछ नहीं, बस यही होगा ब्रह्मास्त्र समझिए इसको ऐसे का। तो सब डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। मान लीजिए ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज टॉपिक, क्लाइमेट चेंज का कोई टॉपिक आ जाए, तो इंट्रो कैसे। तो क्लाइमेट चेंज में जैसे इंट्रो कैसे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है मान लीजिए क्लाइमेट चेंज, तो इंट्रो में क्या हम उसको कोई कंट्राडिक्शन से स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई कोट से स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसे आईपीसीसी का रिपोर्ट है उससे स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन डाल करके स्टार्ट करेंगे कि इज क्लाइमेट इज डू वी एक्चुअली नो द क्लाइमेट इज चेंजिंग और वी आर चेंजिंग, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप से स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन का एक वो हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है स्टार्ट करने का।
इसके बाद मेन बॉडी कैसा होगा, मेन बॉडी में डिफरेंट डायमेंशंस कैसे कैसे होंगे, उसको डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में कैसे उसको लिखेंगे, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग स्टेजेज पे, जैसे मीडिया के लिए क्या है, फिर सीनियर सिटीजन के लिए क्या उसका कॉन्टेक्स्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, वनरेबल सोसाइटी के लिए क्या क्लाइमेट चेंज का वो होगा, या फिर वीमेन के लिए क्या होगा जो मोस्ट वनरेबल सेक्शंस है, बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, या फिर डिफरेंट टाइप का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का, जोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का, इस टाइप से सोचेंगे। समझ रहे हैं ये कितना मतलब अलग अलग तरीका है सोचने का। फिर जाकर के उसको लिखेंगे तो आपको अब लग रहा होगा धीरे धीरे कि ये तो आसान है, हम तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। सब कुछ बताता हूँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो वो क्लियर करने के लिए हम लोग आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पहले क्या क्या रफ वर्क कर लेंगे, जो मैंने बताया कि 30 मिनट में आप क्या करेंगे, तो वो रफ वर्क कौन कौन सा होगा। लेट्स स्टार्ट दैट रफ वर्क। तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि रफ वर्क क्या क्या हो सकता है। जैसे कि रफ वर्क हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि टॉपिक पहले सेलेक्ट करेंगे कि टॉपिक आपको लिखना क्या है। पहले मैंने बताया आपको कि फिलोसफिकल ऐसे आता है दार्शनिक टाइप का, कि उसमें आपको हो सकता है थोड़ा सोचने में इशू हो, या फिर इस टाइप का आता है कि जीएस टाइप का जो पढ़ा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया, या फिर आपको दे दिया कि फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर का चलेगा इसमें, तो ये है। या फिर जो मैंने अभी सिंपल एग्जांपल बताया वो दार्शनिक टाइप का हो गया, फिलोसफिकल हो गया, तो उसमें कैसे करेंगे। तो ये टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप मजबूत किस में है, समझ रहे हैं कि आप मजबूत किस में है। मैं पर्सनली जनरली कोशिश करता हूँ कि मैं फिलोसफिकल ऐसे लिखूँ, वो ज़्यादा आसान होता है लिखना, क्योंकि वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में आप उसको जोड़ सकते हैं। उसमें ज़्यादा डेटा फैक्ट इतना डालने का ज़रूरत नहीं है जितना आपको सब्जेक्ट वाले टॉपिक में डालने का ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, डेट इज़ सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट वाला टॉपिक है, जीएस वाला टॉपिक है, उसमें वो क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा डेटा है, ये सब चीज़ डालना होगा टू प्रूव योर पॉइंट कि आप लिख क्या रहे हैं। समझे, आपने एग्जाम्पल दिया है वो सही है कि नहीं, इसको सब्सटेंशिएट करने की, जैसे मेन बॉडी मेंस के लिए लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ भी करना होता है। बस यहाँ थोड़ा बड़ा लिखना होता है हर चीज़, और कुछ अंतर नहीं। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको ऐसे में फिलोसफिकल हो, थोड़ा लगे कि कहानी बता रहा है, हर एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्टेड हो, हर एक पैरा दूसरे पहले पैरा से कनेक्टेड हो, पहला पैरा खत्म हो, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पैरा चेंज करते हैं। जैसे आपको बताऊँ कि पैरा मान लीजिए आपको चेंज करना है, पैराग्राफ पहला और उसके दूसरे पे आ रहा है, तो दूसरे में जो पॉइंट लिखना है पहले पैरा में लास्ट में उसका जिक्र कर दे। समझ रहे, एनसीईआरटी किताबों का पढ़ेंगे तब समझ में, इसीलिए एनसीईआरटी बोलता हूँ पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी किताबों पढ़ेंगे तब उसमें एकदम क्लियरली ये सब चीज़ समझाया हुआ रहता है, लिखा होता है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे, और वो वनडेबल सेक्शंस का बात कर रहा है, तो वनडेबल सेक्शंस का बात अभी इस पैरा में कर रहा है, फर्स्ट पैरा है मान लीजिए, तो उस वनडेबल सेक्शंस को क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका में चर्चा कर रहा है। लेकिन अगले पैरा में मान लीजिए कि उसको चर्चा करना है आपको आइलैंड कंट्री के बारे में, ठीक, मान लीजिए। तो अब वो वनडेबल सेक्शन का चर्चा करते करते लास्ट में एक लाइन लिख देगा कि दो नॉट ओनली वनडेबल सेक्शंस आर इम्पैक्टेड बाय दिस क्लाइमेट चेंज, बट there are some other things, some other points, some other places which can be affected majorly by climate change like island countries। बस यहाँ पे रख करके छोड़ दिया, और उसके बाद आइलैंड कंट्री का अगले पैराग्राफ में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। समझ गए। अब फिर उसका अगला जो पैराग्राफ होगा उसमें जो लाना है जो पॉइंट, उसको पहले उस वाले दूसरे वाले पैराग्राफ में बीच में कहीं जाकर लास्ट में ला करके छोड़ देंगे, उसका पॉइंट मेंशन करके फिर उसको चर्चा करेंगे। तो इससे क्या हुआ, क्या पता चला, एक फ्लो मेंटेन है। मूवी देखा आप लोगों ने, मूवी में सब चीज़ समझाते हैं बहुत बढ़िया, मूवी में दिखाते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मूवी अभी ध्यान नहीं आ रहा, मतलब कोई मूवी उठा लीजिए बॉलीवुड का, जैसे केजीएफ तो देखा होगा सभी ने, तो चलिए केजीएफ उठाते हैं। केजीएफ में चर्चा हो रही है और आपको पुलिस स्टेशन का एक सीन याद होगा आपको, यू मस्ट बी नोइंग कि पुलिस स्टेशन में पूरा अ, वो रॉकी पहुंचने वाला है, रॉकी भाई, ठीक है। तो अब उसमें चाय, लड़का चाय लेकर के आता है और उसमें पूरा बताता है, और उसके बाद बोलता है, जब उसको पता चलता है कि वो रॉकी भाई आने वाला है तो वो चाय का वो भी लेके चला जाता है, जो क्या कप होता है सो, और उससे पैसा भी ले लेता है, पुराना हिसाब भी ले लेता है, ताकि उसको पता है कि इसके बाद ये बचेगा नहीं, सब कुछ नहीं होगा। तो यानी वहाँ वो बैकग्राउंड सेट कर रहा है रॉकी भाई के आने के लिए, रॉकी भाई की एंट्री के लिए, समझे? तो वो चल कुछ और रहा था, और अब वहाँ पे आके ख़त्म किया, और उसके बाद रॉकी भाई की एंट्री होती है, समझ रहे। तो ये पैराग्राफ ऐसे ही चेंज होता है।
तो ये एक फ्लो मेंटेन किया और फ्लो पूरा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है और ये बहुत मज़ा आता है फिर उसके बाद पढ़ने में लोगों को। तो मज़ा आना चाहिए, मज़ा नहीं आएगा तो फिर आदमी का ऐसे है ना, नॉर्मल फील होगा, नॉर्मल फील होगा तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बस इतना ही अंतर है। तो अच्छे मार्क्स के लिए वो फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और फ्लो बहुत बढ़िया होना चाहिए और उसी को हम बताएंगे आपको कि फ्लो आप कैसे मेंटेन करेंगे। एक तरीका होता है, उस तरीका को सीख लेंगे तो आप फ्लो भी मेंटेन करना समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट बहुत बढ़िया से शुरू से। तो रफ वर्क में आप क्या करेंगे, जैसे रफ में आप टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि फिलोसफिकल लिखेंगे या सब्जेक्टिव जीएस टाइप लिखेंगे या फिर टेक्निकल कोई टॉपिक लिखेंगे, इस टाइप का जो भी होगा, विच एट व्हाट प्लेस यू आर स्ट्रॉन्ग, उसको देख लें। यू आर स्ट्रॉन्गर कहाँ हैं आप, उस बात को आप देख लें, यही बेटर होगा। तो मान लीजिए पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है कि आप डिफरेंट डायमेंशन में लिखेंगे, उस टाइप का भी आप देख लें। जनरली पैराग्राफ फॉर्म में ऐसे लिखना चाहिए, उससे क्या होता है कि बहुत बढ़िया तरीका से आप लिख पाएंगे, ये फ्लो भी एक तरीका उसमें दिखता है। इस वजह से पैराग्राफ में लिखना चाहिए, आइडियाज़ क्या है, थॉट्स क्या है, डायमेंशन क्या है, थीम क्या है, ये सब समझना ज़रूरी है ऐसे में। तो ये सब बताते हैं हम आपको कि आप कैसे करेंगे। ये कि आपको ऑन डिफरेंट डायमेंशन में लिखना है तो क्या करेंगे। एक्चुअली एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड, तो बीच में एक कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। तो बताता हूँ मैं कि पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे और उसके लिए क्या आइडिया होगा आपके पास, क्या थॉट्स आपने जनरेट किया, क्या डायमेंशन होगा, ये सब स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अभी हम रफ वर्क में सब कर रहे हैं। और रफ वर्क वहाँ भी करना होता है, पीछे जा करके पीछे वाले पेज में 2 पेज को रफ बना लीजिए, एक पहले एक ऐसे के लिए, पहले ऐसे के लिए, दूसरा दूसरे ऐसे के लिए, तो वो आप करेंगे। तो रफ वर्क बहुत ज़रूरी है, रफ से ही आप लिख पाएंगे, नहीं तो आप अच्छा नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ये आप मेरे मतलब मेरे तरफ से एकदम दावे के साथ सही समझिए इस बात को। ठीक। तो मान लीजिए डिफरेंट डायमेंशन पे लिख रहे हैं तो आप क्लाइमेट चेंज पे मान लीजिए टॉपिक था आपका, तो कॉजेज़ क्या है क्लाइमेट चेंज के, वो हो गया डिफरेंट डायमेंशन, एक डायमेंशन ये हो गया, एक पैराग्राफ में इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे कि लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग का क्या मतलब है कि आप उसको मान लीजिए टाइम के हिसाब से देखें, कि टाइम के हिसाब से देखें तो क्या होगा, जैसे कि हिस्टोरिकल होगा पहले वाला टाइम, वहाँ से दिखाएंगे। फिर उसके बाद इससे पहले क्या हो रहा था वो, और प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है, और उसके उसके बाद तीसरा पॉइंट का, चौथा पॉइंट का हो सकता है आगे क्या क्या इसका इफेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो ये एक लेयरिंग हो गया कि लेयरिंग करना जरूरी हो सकता है कि टाइम स्केल पे आप इसको कैसे दिखाएंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है एक फ्लो को दिखाने का। दूसरा हो सकता है कि पोजीशन वाइज, पोजीशन वाइज का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट दिखा रहे हैं तो लोकल लेवल पे क्या इफेक्ट है, ठीक। उसके बाद आप दिखाएंगे स्टेट लेवल पे हमारे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद उसको नेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट है। आप समझ रहे हैं, ये लेयरिंग है, इसको लेयरिंग बोलते हैं। एक सतह बनाया हमने, पूरा का पूरा लेयर बनाया कि पहले लोकल लेवल, फिर उसके बाद स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल। अरे देख रहे हैं कि कैसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो वो लेयरिंग करेंगे। वैसे ही टाइम में था हिस्टोरिकल, एंशियंट टाइम से मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मेडिएबल है, फिर आपका मॉडर्न है, फिर उसके बाद अभी प्रेजेंट है, उसके बाद अभी आगे क्या होगा, समझे। ये एक लेयरिंग हो गया, ये भी एक लेयरिंग का तरीका हो सकता है। वैसे ही डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया शुरू में। तो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे उसका क्या इफेक्ट है उसको समझाएंगे, ठीक। कॉजेज को समझाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है, उसका फैमिली लेवल पे क्या हो सकता है, सोसाइटी लेवल पे क्या हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे क्या हो सकता है, वर्क प्लेस पे क्या हो सकता है उसका कॉजेज और अफेक्ट क्या हो सकता है, या फिर उसका सोसाइटी के कम्युनिटी पे जो मैंने आपको बताया उसका नेशनल और ग्लोबल लेवल पे क्या हो सकता है। आप समझ रहे हैं ये सब चीज़, ये कितना आसान है। अगर आपको इतना डायमेंशन मैं दे दूँ, लो लिखो, ठीक, तो आप तो लिखना शुरू कर देंगे इस पर। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे हथियार मिल गए, टूल्स मिल गए उसको लिखने के लिए। तो वो टूल्स इंपॉर्टेंट है आपको जानना, और वही टूल्स आज मैं बताऊंगा और बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उस टूल्स को समझ लीजिए, और जो समझ लेगा वो वैसे का महारथी हो जाएगा। और महारथी तो बनना पड़ेगा कर्ण की तरह, तभी हम लोग जीतेंगे। सो लेट्स ट्राई। कि आप सोचिए कि आप किस डायमेंशन पे आप लिखना चाह रहे हैं, पहले सबसे पहला आपका डायमेंशन क्या होगा। तो वो प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। प्रायोरिटाइज का मतलब ये हुआ कि पहले कौन सा डायमेंशन, फिर दूसरा कौन सा। तो प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है कि पहले उसको लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेरी नज़र में। आप लिखते हो ना कि पहले उसी क्वेश्चन को लिखते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा आता है, यही करते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट, मतलब इम्पैक्ट लिख रहे हैं तो इम्पैक्ट, या कॉजेज लिख रहे हैं तो कॉजेज में क्या हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब तरीके से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद उसको
डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ है। वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब है कि अलग अलग लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अलग अलग तरीके से इसका क्या हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, उसका डिफरेंट स्टेज पे क्या इफेक्ट हो सकता है इसका, कि स्पोर्ट्स में इसका क्या है इम्पैक्ट, स्पोर्ट्स की तरफ से कोई कॉजेज है कि नहीं। ये क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक बता रहा हूँ, वैसे और भी चीज़ें टॉपिक है, कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे वही शिप वाला था मान लीजिए, या फिर किसी और का था, या कोई भी एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि कर्म से ही कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इसको भी अलग अलग स्टेज में लिख सकते हैं ना आप, रिलीजियस लेवल पे उसको लिख सकते हैं, उसका रिलीजन पॉलिटिक्स में क्या ऐसे है, क्या होता है कि नहीं, उसका कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किसने कर्म किया और फल की प्रतीक्षा नहीं किया और अंत में वो बहुत अच्छा सीएम बन गया या पीएम बन गया, या कुछ भी। मोदी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो कर्म करते जा रहे थे, अंत में फल मिल गया। या फिर किसी और का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यही है किसी का भी, आप समझ रहे हैं, जैसे यही तेजस्वी यादव जी हैं, या फिर जो भी थे जिन्होंने लालू यादव जी हैं, वो जो शुरू से आंदोलन कर रहे थे, तो उस टाइप का आपको समझना होगा कि वो लड़ रहे हैं और कर रहे हैं। जो मान लीजिए कोई रीजनल पार्टी है और धीरे 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 वो नेशनल लेवल का पार्टी बनता जा रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी को देख लीजिए आप, धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ता जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, फिर उसके बाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो दैट डिपेंड्स ऑन देयर वर्क, कि वो कैसा काम करते हैं, उसके हिसाब से सब कुछ रहा, काम की पॉलिटिक्स हो रही है। तो वो मैं कह रहा हूँ, तो आप उसको उस तरह से समझाएंगे, तो ये रिलीजन में यूज हो गया, पॉलिटिक्स में अभी बता दिया, वैसे ही आप नेशनल लेवल पे उसको दिखाएंगे कोई चीज़ को, मीडिया में, साइंस एंड टेक में क्या हो सकता है, साइंस एंड टेक में इसरो का एग्जाम्पल दे लीजिए, कर्म वाला एग्जाम्पल, कर्म वाला अगर क्वेश्चन है तो, ये कर्म की चिंता करो, फल कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो उसमें इसरो का देख लीजिए, साइकिल से शुरू हुआ था, साइकिल पे लेके जाते थे हम लोग रॉकेट, याद है सीन, देखा होगा आप लोगों ने, सभी ने देखा होगा उसको। तो क्या करते थे, कितना मतलब कितने बुरे दिन थे कह सकते थे, तो बुरे दिन नहीं, उसको स्ट्रगल कहिए कि वो स्ट्रगल के दिन थे, और वैसे करते करते आज इसरो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब कह सकते हैं आप उसको कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इस मामले में, जो इस तरह का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का काम कर रही है। आप प्राइवेटाइजेशन उसमें कैसे चेंज हुआ है, आप चेंजेज हो रहे हैं उसको लेकर के, वो चीज़ आपको दिखाना होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे कैसे अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल आप उसमें लिखते हैं, ठीक है। उसी पर फ्लो मेंटेन करना जरूरी है, वही मैं बता रहा था कि फ्लो आप कैसे उसको दिखाएंगे कि फ्लो कैसे चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इंट्रो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ठीक, आप समझ रहे हैं, ये सब अभी हम लोग रफ वर्क में कर रहे हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। तो जो बोल रहा हूँ वो सब लिख रहे हैं ना, लिखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ ताकि फास्ट, तेज मतलब स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो आराम से सुनिए, सब समझ में आएगा। बातें जहाँ पे लिखने वाली बात होती है वहाँ स्लो हो जाता हूँ ताकि वो सब कुछ लिख पाए। तो मान लीजिए कि इंट्रो लिख रहे हैं, तो इंट्रो मैंने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि मान लीजिए कि आप थ्योरी कोई क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रो का थ्योरी जो आप इंट्रो लिखना चाह रहे हैं, समझिए कोई क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई केस स्टडी से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है मान लीजिए कि आपको यही कर्म वाला एग्जांपल था, कर्म वाला क्वेश्चन था, और उसमें आपने कोई केस स्टडी उठाया और इसरो का ही केस स्टडी चलो उठाया, कितना बढ़िया है, और स्ट्रगल दिखाया, और उसके बाद कैसे इसरो सक्सेसफुल हो गया, वहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन हो सकता है, आप समझ सकते हैं इस बात को, ये केस स्टडीज हो गया। या फिर कुछ लोग करते हैं क्वेश्चन मेकिंग से, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी इसको स्टार्ट करते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। या फिर कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ऐसा याद है आपको, इसका मतलब है कि कर्म करो फल की चिंता न करो, गीता का ज्ञान है, तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये सब संस्कृत या हिंदी का कोई वर्ड हो तो उसको देवनागरी लिपि में ना लिखें, उसको आप रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखें, वो रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला को पता नहीं है कि वो उसको आती है कि नहीं संस्कृत या हिंदी, तो फिर सही नहीं रहता है। तो रोमन लिख दीजिए उसी बात को, जैसे हम लोग लिखते हैं अभी आजकल इंग्लिश, तो वही चीज़ है, तो वो तरीका भी अपना सकते हैं आप। फिर उसके बाद अब जब जैसे मेन बॉडी में आते हैं, मेन है इसका मेन बॉडी, तो उसको कैसे समझेंगे, तो मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, यहाँ तक पहुँचने का एक आसान तरीका बताता हूँ कि इसको समझना कैसे है, थोड़ा सा आसान। थोड़ा मेरे जो एग्जाम्पल होते हैं ना, बहुत क्लोज एग्जाम्पल होते हैं, बहुत नज़दीक के एग्जाम्पल होते हैं जो आप देखे होते हैं, तो आपको समझ में आएगा शायद। जैसे मान लीजिए कि आप किसी मॉल में जाना चाह रहे हैं, आपको कुछ कपड़े लेने हैं, मान लेते हैं, ठीक, चाहे दुकान में जाना चाहते हैं, कोई शॉप है, ठीक, और उसमें आप पहले जाते होंगे तो रोड से आप देखते होंगे
कि बहुत सारा स्टैचू टाइप का लगा होता है, इफिजी जिसको बोलते हैं, और उस पे कपड़े मॉडल जो जिसको कपड़े पहनाए रहते हैं, देखा होगा। तो आपके सामने मान लीजिए कि 10-12 ऐसी दुकानें हैं, तो आप किस दुकान में जाएँगे? किस दुकान में जाएँगे? उसी में ना जाएँगे जिसमें मॉडल ने अच्छे कपड़े पहन रखे होंगे, आपको जो पसंद हो, या फिर जो फिर आप जिस टाइप के आप चाहते हो, तो उस टाइप के कपड़े वाले मॉल में आप जाएँगे। तो आपने वहाँ से देखा वो चेहरा, जो कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो फेस से आपको पता चलेगा कि आप माइंड को रीड कर सकते हैं कि फेस देख करके कि कैसा होगा नहीं होगा। पहले तो फेस ही देखेंगे किसी का ना, तो वही चीज़ है। तो आपने वहाँ देखा, तो इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर आप अंदर जाएंगे, मेन बॉडी, यू आर एंट्रिंग मेन बॉडी में, आप घुस रहे हैं। फिर जाएंगे दुकान में, दुकान में जा करके उससे कपड़े देखेंगे अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप, अलग अलग डायमेंशन उसको बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप का ये दिखाइए, शिफॉन दिखाइए, या फिर अलग अलग सिल्क का दिखाइए, जो भी है, लड़की है तो, या फिर लड़का है तो सूट दिखाइए, इस टाइप का पीटर इंग्लैंड का दिखाइए, या फिर किसी और का दिखाइए, ज़्यादा नहीं जानता मैं, कॉप का दिखाइए, ठीक है। तो इस टाइप का, ठीक। तो आप वहाँ गए, तो उससे आप अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, और हर एक कपड़ा का विशेषता भी आप जान रहे हैं। बता भी रहा आपको कि नहीं सर, इसको पहनिए, ये ठंडी में आपको गर्मी का एहसास दिलाएगा, ठीक है, इस टाइप का। या फिर इसको पहनिए, ये बारिश होगी तो इट्स काइंड ऑफ वाटर प्रूफ, ये पानी स्प्लैश करके निकल जाएगा, इस टाइप से। या फिर कुछ भी समझ रहे हैं, इस टाइप का। तो अलग अलग विशेषता आपको समझाया। तो ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी में आप एक डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट विशेषता और फ्लो में समझाता है आपको, देखिएगा। और आप देख रहे होंगे, जब आप कपड़ा खरीदते रहते हैं, तो आप मान लीजिए कि एक साड़ी, चाहे जैकेट ले रहे हैं, मान लीजिए जैकेट, लड़कों की बात कर रहा हूँ, जैकेट ले रहे हैं, तो उसमें कोई एक चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि जैकेट ले रहे हैं और उसमें हुडी चाहिए, और सब कुछ था और हुडी नहीं था बस, ठीक। तो आपने हुडी पे चर्चा खत्म किया, और वो अगला जो लाएगा वो हुडी वाला ही लाएगा, सारा का सारा। पैराग्राफ चेंज, समझ रहे, पैरा चेंज यहाँ हो रहा है कि हुडी का आप खत्म किया बात को आपने, कि हुडी वाला होता तो अच्छा होता, तो अब यहाँ पे खत्म किया। अब हुडी वाला ही सब कुछ लेके आएगा, अब वो कपड़ा जितना लाएगा आपके पास सब हुडी वाला लाएगा। तो आप हुडी का सारा एकदम देखिए, स्पेसिफिकेशन आपको समझाएगा वो डिटेल में। तो हुडी का देख लीजिए, ठीक है। अभी आपको थोड़ी सी आवाज़ का इशू हो रहा होगा, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, कि मैं भी परेशान हो रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा परेशान हो जाए, लेकिन सुने, सब कुछ समझ में आनी चाहिए, मेन पॉइंट यही है। सुनाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। तो हुडी वाला सब कुछ ला करके आपको दिखाएगा। तो पैरा चेंज हुआ, तो अब हुडी का सब कुछ देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप बोलिएगा कि अरे इसमें अगर हुडी तो है, ठीक है, हुडी में ये जो ऐसे फीता टाइप का होता है, वो ना होता तो ठीक होता, इस टाइप का होता कि यहाँ तक चेन लगाता, हुडी अपने आप सेट हो जाता। तो उसी टाइप का ला करके दिखाते, फिर पैरा चेंज, समझे। तो ऐसे कर करके आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, और ये एक फ्लो में आया, जैसा आपको चाहिए, वो डिमांड के हिसाब से फ्लो में आया। पहले आप नॉर्मल कपड़ा देख रहे थे, फिर जैकेट पे आए, जैकेट से आप जैकेट में चेन वाला जैकेट देखे, चेन वाले से हुडी वाले पे आए, हुडी वाले से फीता वाला नहीं चाहिए वो है, एक फ्लो में आए, फ्लो है, यही फ्लो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब दुकान वाले सब कुछ देख लेते हैं, तो फिर आप ले लेते हैं इस कपड़ा। फिर उसके बाद उसको बोलते हैं कि भैया अगली बार इस टाइप का होता तो अच्छा होगा, कि और मज़ा आएगा अगर आप लाइएगा। तो वो बोलता है कि हाँ अगली बार आइए, आपको इससे भी अच्छा कपड़ा आपको दिखाएंगे। होता है कि नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं वे फॉरवर्ड, कि आगे का राह दिखा रहे हैं आप उसको, ठीक। और वो आपको बता भी रहा है, तो आगे का राह दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं, और वो भी आपको बता रहा है। ये जो है ना, वे फॉरवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद बिलिंग कराया आपने, बिलिंग करा लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद आपको लेना है, ले लिया कपड़ा। फिर आपसे वो क्या बोलता है, सब कुछ पॉजिटिव नोट पे खत्म होता है आपका, उसका बातचीत खत्म होती है। उसके बाद वो बोलता है आपको दोबारा पधारिए, इस टाइप का होता है सब कुछ। तो पॉजिटिव नोट पे जो खत्म किया, दैट इज कंक्लूजन, कंक्लूड किया आपने वहाँ पे। तो ये एक तरीका है मेन बॉडी का। अब आप समझिए कि आप लिखेंगे कैसे, समझ गए। ये बेसिक एग्जाम्पल था जिससे आप समझ सकते थे, थोड़ा सा आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। तब मेन बॉडी में आते हैं। तो मेन बॉडी में क्या है मेनली, कि डायमेंशन का गेम है। डायमेंशन जिसको जितना क्लियर होगा, उतना अच्छा लिख सकता है। तो पहले मैं देखता था लोगों को कि पेशल एनालिसिस इस टाइप का डायमेंशन बताते हैं, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इथिकल, या फिर इकोनॉमिक, इस टाइप का जो भी होता है। तो मैंने एक इसके लिए बनाया था सेंटीमेंटल जीएस। मैंने पिछले वीडियो में किसी में बताया भी था, तो आप इस बात को लिख लें, सेंटीमेंटल जीएस, SENTIMENTAL GS, सेंटिमेंटल स्लैश जीएस, स्लैश दीजिए या फिर योजक चिन्ह दीजिए,
हाइफन दीजिए और जीएस लिखिए, ठीक। SENTIMENTAL हाइफन GS, GS, ठीक। अब इसका सबका इसका ये समझ लीजिए कि क्या क्या इसका मतलब है, एब्रिएशन का क्या क्या मतलब है। फुल एस फॉर सोशल, सोसाइटी वाला एंगल, ठीक। ई फॉर इथिकल या इकोनॉमिक, इथिकल मतलब नैतिक, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझे, दोनों के लिए एक्चुअली, ठीक। एन फॉर नोशन, नोशन का मतलब हुआ कि किसी को कोट करनी है, कोई कोटेशन टाइप का, ठीक। तो वो नोशन हुआ, NOTION, नोशन, ठीक, वो हो गया। टी फॉर टेक्निकल, टेक्निकल एंगल, साइंस एंड टेक का कोई एंगल डाल दिया इस टाइप का, ठीक। या फिर टेक्निकल नहीं तो इसको टेस्टिमोनियल कह सकते हैं कि कोई नहीं, टेक्निकल ही रखिए, आगे एक और टी है उसमें टेस्टिमोनियल हो जाएगा। आई फॉर इंटरनेशनल एंगल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई टॉपिक हो कि मान लीजिए इस टाइप का कि आप ने कोई चीज़ डेवलप किया क्लाइमेट चेंज को वो करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो उसका कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी फॉलो कर रहा होगा, तो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी आप लिख सकते हैं, तो वो इंटरनेशनल एंगल हुआ कहने का मतलब, ठीक है। एम फॉर मैपिंग, मैप, मैप बना दिया, थोड़ा सा दिखा दिया, ऐसे में ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा बना करके दिखा सकते हैं अगर कोई इस टाइप का जीएस वाला कोई टॉपिक है तो, फिलोसफिकल में जनरली नहीं, नहीं, ठीक। तो मैपिंग हुआ। फिर एक और ई आया, तो उसमें इथिकल था, इन्वायरमेंटल हो जाएगा, इथिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया उधर, और इधर इन्वायरमेंटल एंगल कोई उसका डालिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसका इन्वायरमेंटल एंगल होता ही होता है कि इन्वायरमेंट पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक। फिर जो एन है उसका मतलब है न्यू, न्यू का मतलब करेंट अफेयर वाला कोई बात, उससे रिलेटेड कोई डेटा, कोई बात जो करंट में उससे रिलेटेड कोई इवेंट हुआ हो, कोई केस स्टडी हो गई हो, उसको डालिए, तो वो जोड़ता है, थोड़ा बताता है कि हाँ आपको करंट की भी जानकारी है, इससे पता चलता है। फिर एक टी आया, उसका मतलब टेक्निकल जो मैंने बताया, या फिर टेस्टिमोनियल जो मैं समझा रहा था आपको कि कोई किसी का जजमेंट है, कोई रिपोर्ट है, कोई बात है, उसको लिख देना होता है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, कोई एक्सपेरिमेंट उससे रिलेटेड वो हुआ। ए फॉर एग्रीकल्चरल एंगल, चूँकि इंडिया एग्रीकल्चरल देश है और बिहार चूँकि ज़्यादा है, तो बिहार का एग्जाम है, तो एग्रीकल्चरल एंगल अगर उसका कोई मिले तो उसको डालिए, क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर को बहुत प्रभाव पड़ रहा है, मस्ट बी नोइंग, ठीक। एल फॉर लीगल, लीगल का मतलब हुआ कि कोई लॉ उससे रिलेटेड हो, या फिर कोई एक्ट हो उससे रिलेटेड, या फिर कोई आर्टिकल हो, अनुच्छेद हो उससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि आपको क्लाइमेट चेंज ही है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 51 ए में आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपने सब कुछ के बारे में कर्तव्य जो है आपका उसमें 51 ए में, तो वो क्या क्या होना चाहिए ताकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा रहे, अच्छा रहे। या फिर डीपीएसपी में है कुछ चीज़ें आर्टिकल जो क्लाइमेट चेंज नहीं कहिए, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो कह सकते हैं, वो भी है एल फॉर। उसके बाद लॉ हो गया, या फिर कोई एग्जाम्पल जो जजमेंट आया हो कोई भी इस टाइप का, उसको डाल सकते हैं, वो भी हो गया। फिर आ गया जी, जी फॉर जीएस जो आया हाइफन देके, तो जी फॉर हो गया ज्योग्राफिकल एंगल डाल सकते हैं। और एस फॉर साइंटिफिक, कोई लास्ट का एस फॉर साइंटिफिक, ठीक है, उसको डाल सकते हैं। ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट एंगल जिसको आप यूज करके आप लिखेंगे, ठीक है। ये डायमेंशन है आपका, यही काम आएगा, ये ब्रह्मास्त्र है इस ऐसे का। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच, इतने जो डायमेंशन आप लिख रहे हैं, इसके बीच सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आप या मैं जो भी इस ऐसे को लिख रहे हैं वो डाइवर्ट नहीं होंगे टॉपिक से, टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखना है हर चीज़, उससे बाहर नहीं हो सकते। अगर हुए तो आपके मार्क्स
उस डायमेंशन को काउंट ही नहीं किया जाएगा, ऐसा समझिए। तो कोई फ़ायदा नहीं मेहनत करने का, फिर तो वही करिए, कोई फ़ायदा नहीं, उसको मत लिखिए। जैसे कुछ भी टॉपिक है उससे डायमेंशन से बाहर, जो भी डायमेंशन आप लिख रहे हैं उसको आप उससे बाहर नहीं लिख सकते हैं, उसे कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं, वो हर एक लाइन में लगना चाहिए, या फिर लास्ट तक ये प्रूव हो जाना चाहिए पैराग्राफ को पढ़ते वक्त कि ये इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। समझ रहे हैं? कोई भी चीज़, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस ऐसे का। फिर डेटा देंगे, कोई स्टैट देंगे, उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आया हो उसको देंगे, फैक्ट देंगे, ताकि जो आप लिखे हैं, जो डायमेंशन लिख रहे हैं वो सही हो है कि नहीं, ये बात बताने के लिए। जैसे आपको टेक्निकल एंगल आपने लिख दिया कि एआई की वजह से एग्रीकल्चर में अच्छे अच्छे चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो ये बोल देने से नहीं होगा ना, तो एग्जाम्पल लिखिए जो जो बता रहा हो कि एआई की वजह से चेंजेस आए हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब कलेक्ट करना होगा आपको, ऐसे मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है, यही मैं समझा रहा हूँ। और कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेहनत। ये समझ गए? ये पूरा का पूरा आप समझ गए, सब कुछ लिख लिया आपने? चलिए आगे बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं आप। कि आपको ऐसे के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी। जैसे कुछ टॉपिक्स फिक्स है, मेन बॉडी समझ गया, कंक्लूजन पे आऊँगा मैं लास्ट में। ठीक है, अब ये समझिए कुछ टॉपिक्स फिक्स है, लगभग उसी के आसपास से आते हैं। सो राइट डाउन दैट टॉपिक्स, दीज टॉपिक्स लिखिए। जैसे एक मान लेते हैं एजुकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट आ सकता है, फिर हेल्थ, फिर जुडिशियरी, न्याय तंत्र, न्यायतंत्र बोलते हैं ना उसको, न्यायपालिका। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम हुआ न्यायतंत्र। अच्छा, फिर उसका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। उसके बाद सोशल मीडिया, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप मीडिया, सोशल मीडिया के बाद मीडिया, प्रिंट मीडिया वगैरह ये सब। फिर उसके बाद हुआ वीमेन का इशू, वनडेबल इशू, उसमें जेंडर इशू होता है, जेंडर का बायस वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, वो सब। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह का टॉपिक हो सकता है, रहता है आजकल खूब। उससे इन्वायरमेंट का नहीं का मतलब हुआ, इन्वायरमेंट भी लिख सकते हैं उसमें अलग से। फिर साइंस एंड टेक का कोई टॉपिक हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। इस सब पे तैयार करना है, छोड़ना नहीं है सबको। तैयारी कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा कि प्रिपेयर कैसे करते हैं इससे के लिए। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सिस्टम आजकल खूब चल रहा है, ई गवर्नेंस में क्या क्या हो सकता है, गुड गवर्नेंस क्या हो सकता है इससे रिलेटेड। अर्बेनाइजेशन खूब हो रहा है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स, उसका क्या क्या करना है तैयारी वो करेंगे। पॉलिटिक्स में क्या इशू हो रहा है, पॉलिटिक्स का टॉपिक। फिर टेररिज्म वगैरह देखते होंगे, खूब हो रहा है। अलकायदा पता नहीं क्या क्या है नाम इन लोगों का, जैसे मोहम्मद वगैरह, या जो भी है, सब का देखते होंगे आजकल खूब न्यूज़ में। तो इन सब का टॉपिक्स, टेररिज्म एक्चुअली में, तो कैसे तैयारी करेंगे बताऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए आप अभी आप टॉपिक लिखे बस। फिर फिर उसके बाद मान लीजिए कि टूरिज्म टॉपिक है, तो टूरिज्म अब कैसे हुआ कि टूरिज्म लिख रहा है, तो टूरिज्म का क्या डिफरेंट डायमेंशन होता है, रूरल टूरिज्म, अर्बन टूरिज्म हो सकता है, ट्रेडिशनल टूरिज्म, पुराने ज़माने का जो टूरिज्म होता था उसको लेकर के, आप हिस्टोरिकल टूरिज्म, हिस्ट्री दिखा करके आप टूरिज्म कराते हैं, उसको हो सकता है। इंडस्ट्रियल टूरिज्म आजकल होता है कि नहीं होता है? इंडस्ट्रियल टूरिज्म, मॉडर्न टूरिज्म में आता है सब। उसके बाद हो गया कि व्यूज़ ऑन डिफरेंट पर्सनालिटी ऑन टूरिज्म वगैरह, जैसे जो भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें व्यूज, उसके उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स, मैंने ये बताया डिफरेंट डायमेंशन के लिए उसका करेंगे ऐसे। ठीक है, ये चीज़ हुआ। फिर करप्शन खूब होता है, उसके लिए लिखिए, वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। सेकुलरिज्म, खूब कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म चल रहा है हर जगह, तो उसको लिखिए टॉपिक। एग्रीकल्चर जो मैंने बताया बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है देश को, तो वो। हिस्टोरिकल कोई टॉपिक हो,
कोई भी टॉपिक हो सकता है, हिस्टोरिकल, कुछ भी, गांधी जी के बारे में कुछ आ जाए, उससे रिलेटेड हो, अम्बेडकर जी के बारे में कुछ आ जाए, या फिर नैम वैम जो हुआ है उससे रिलेटेड आ जाए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक हो उसको भी लिखे। हाँ, फिर प्राइवेसी वगैरह पे हो, कुछ टॉपिक चलते रहता है कि प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है आधार कार्ड की वजह से, या फिर जो आईडी से स्कैन करते हैं उससे रिलेटेड होता है, तो वो भी हुआ। और और कोई टॉपिक छूट रहा है बताइए आप लोग। कैसे बताइएगा, वीडियो बन रहा है तो। यही सब है टॉपिक। क्लाइमेट चेंज वगैरह तो बता ही दिया ऑलरेडी। उसके बाद एक ये टॉपिक लिख सकते हैं जो कभी मुझे लगता है कि क्या पता है, मॉडर्न अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी पहले क्या होता था कि किसी को छुआ-छूत जिसको बोलते हैं, तो लोग छूते नहीं थे, खाते नहीं थे साथ में। तो अब तो खाते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइप ऑफ अनटचेबिलिटी आने लगा है, अलग-अलग टाइप से। तो वो क्या है? उससे रिलेटेड पढ़िएगा इसको गूगल करके। तो ये भी हो सकता है टॉपिक आपका। और क्या-क्या हो सकता है? यही सब है मेनली तो। हुँ, फिर मेन बॉडी में हेडिंग, सब हेडिंग का गेम होता है, जो लोगों को डाउट होता है। तो हेडिंग कैसे लिखें, सब हेडिंग कैसे लिखें, इसको कैसे करना है। तो जब भी आप हेडिंग लिखते हैं तो अंडरलाइन कर दें या फिर उसको घेर दें। मैं तो कहता हूँ घेर दें, मैं तो घेर लूँगा। ऐसे अगर लिखना हो तो उसको घेर दीजिए, सबसे बेहतर वही है। तो घेर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो अब हेडिंग ऐसा ना हो कि एकदम होता है ना कि नॉर्मल टाइप नहीं फीलिंग होना चाहिए हेडिंग में। कि इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज लिख दिया, समझ रहे हैं? तो ये नहीं, थोड़ा-सा सुंदर टाइप का क्लाइमेट चेंज, और अ, ऐसे 2 डॉट देते हैं उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो, और बगल में लिख दीजिए कि उम, वरदान या अभिशाप, समझ रहे हैं? इस टाइप का। जलवायु परिवर्तन, बगल में 1 डॉट देके वरदान या अभिशाप, समझ रहे हैं? फिर वरदान के बारे में कुछ लिखिए, फिर अभिशाप के बारे में कुछ लिखिए, समझ रहे हैं? ऐसे करके लिखेंगे। तो ये एक टॉपिक देने का अच्छा तरीका होता है। एकदम नहीं इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, थोड़ा मज़ा नहीं आता इसमें, समझे? इस टाइप से लिखना चाहिए। या फिर लिख दीजिए कि क्लाइमेट चेंज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, का करके अगर आप लिखें कि एक ही सिक्के के 2 पहलू, तो क्या-क्या 2 पहलू हैं उसको लिखें, समझ रहे हैं? इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन ही हो जिसमें कोई कंट्राडिक्टरी हो तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिखते हैं लोग। तो टॉपिक ऐसे, सब हेडिंग ऐसे लिखना है, थोड़ा-सा स्टाइलिश। मज़ा आता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है और लोगों को भी ठीक लगेगा, पढ़ने वाले को, कि हाँ, ही हैज़ गुड नॉलेज। कहते हैं ना कि सिंपल लिखिए, सिंपल लिखना है, वर्ड्स आपके सिंपल होने चाहिए, फ्लो भी मेंटेन हो, सिंपल हो चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में है ना फैंसी होना पड़ता है, तो वो फैंसी है ये सब, इसको करिए, करना चाहिए, मस्ट डू। समझ गए? सब कुछ समझ गए? तो इस तरह से लिखिए। या फिर अब जब स्टैट्स जो मैंने बताया कि टॉपिक में फैक्ट कहाँ से लाएँगे, डेटा कहाँ से लाएँगे, तो इस सब के लिए रिपोर्ट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, और बजट वगैरह पढ़िए, या फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए। एडिटोरियल सब वगैरह से क्या होता है, केस स्टडी मिलता है, आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ ये हुआ। मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप का आ जाए कि पुलिस बहुत बर्बरता करती है, इस टाइप का कोई टॉपिक है और उस पर कोई क्वेश्चन है, तो आप बहुत सारे एग्जांपल भी दे सकते हैं कि आजकल जैसे किसी का मर्डर हुआ और अ, कुछ भी हुआ और उसके बाद रातों रात लाश को जला दिया जाता ताकि पोस्टमार्टम पता ना चले कि बर्बरता क्या हुई पुलिस स्टेशन में। ठीक, तो इस टाइप का एग्जाम्पल जो आप बहुत सारी जगह से लिखना चाहिए, लिखिए बिल्कुल, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो सही है उसको लिखेंगे ना आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत कहा है, इसलिए कह रहा हूँ। तो उस चीज़ को आप कॉन्टेक्स्ट में रह करके लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में रह करके, कॉन्टेक्स्ट है क्या आपका वो समझना होगा आपको। हो गया, टॉपिक समझ गए आप, मेन बॉडी समझ गए, क्या कैसे लिखना है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे इंट्रो लिखे थे, तो इंट्रो कितना पेज में लिखें। जनरली अब मान लीजिए कि 12 पेज का ऐसे लिखना है, तो इंट्रो आप 1 पेज का लिख सकते हैं,
पूरा का पूरा 1 पेज, 1 से 1.5 पेज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं इंट्रो में। ये वर्ड लिमिट आपको रखना होगा कि आप इंट्रो लिख रहे हैं तो 150 वर्ड मैक्सिमम जाएँ, 100 से 150 वर्ड, 120 से 150 वर्ड, इस टाइप से जाएँ। फिर मेन बॉडी पूरा लिखना है और उसके कंक्लूजन के लिए बचाना है आपको लगभग 1 पेज या 1.5 पेज, मैक्सिमम 1 पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें भी 80 से 100 वर्ड लिखिए, 120 वर्ड लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्या क्या करेंगे? अब ऐसे प्रिपेयर कैसे करेंगे? ये सब टॉपिक जो मैंने बताया उसके लिए आप प्रिपेयर कैसे करेंगे सब टॉपिक पे? मान लीजिए कि मैंने कोई भी टॉपिक दे दिया आपको, टॉपिक दे दिया कि क्या था टॉपिक से बताया मैंने? हाँ, टूरिज्म, मान लीजिए एक टूरिज्म टॉपिक दिया आपको। तो अब टूरिज्म पे आप देखिए कि कोई पॉलिसी पेपर उसका निकला है कि नहीं, उससे रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया है कि नहीं। उसके बाद कोई रिपोर्ट है कि नहीं उस पर रिलेटेड। इकोनॉमिक सर्वे से बहुत डेटा और फैक्ट वगैरह मिल जाता है। कोई आइडिया या थॉट जो आपके मन में हो टूरिज्म के लिए, कोई सजेशन इस टाइप का, वो हो गया, वो सब रखिए। हम्म, फिर ग्राफ वगैरह कि टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब का सब डेटा होना चाहिए आपके पास डिटेल में। ये सब आपको रखना होगा, कलेक्ट करके रखना होगा। कलेक्ट करिए कोई उससे रिलेटेड केस स्टडी, एनेक्डोट। जैसे मान लीजिए टॉपिक था कि वीमेन के बारे में है, वीमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, है ना। तो आप उसमें आप टॉपिक्स, ये पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें डेटा रिपोर्ट अलग अलग जगह करिएगा, वो केस स्टडी भी करिएगा जहाँ से ये केस पूरा उठ के आया है, जुडिशियल जो उसके बारे में बताया गया है वो चीज़। उसके बाद कलेक्ट करेंगे एनेक्डोट, कोट्स, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह उसके बारे में करेंगे, केस स्टडी जो मैंने बताया वो करेंगे, डेटा फैक्ट करेंगे, ये सब समझा दिया हूँ। ये सब कहाँ मिलेगा? जीएस का कोई बुक पढ़िए, उससे मिलेगा जो पढ़ रहे हैं। मेंस का तैयारी से ही ऐसे का तैयारी निकलता है, साथ में करना होगा, करना चाहिए। कोटेशन डिफरेंट सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए अलग, फिलोसफिकल कोटेशन अलग होगा, इकोनॉमिक का कोटेशन अलग होगा, पॉलिटिकल कोटेशन अलग होगा, उसके बारे में हर एक टॉपिक पे होगा कि नहीं होगा। वीमेन हरासमेंट है या फिर वीमेन के कपड़ों को लेकर के होता है तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट अलग होता है लोगों का, देखते होंगे आप, तो आपको समझ में आता होगा कैसे कैसे लोग हैं। तो वो चीज़ एनसीईआरटी से डेटा कलेक्ट करिए, बजट, योजना, योजना पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा ये सब चीज़ सब मिलता है। ऐसे एक प्रकार से समझिए ना कि बहुत वास्ट चीज़ है, और उसको आसान बनाने का यही एक तरीका है जो मैंने आपको बताया, डायमेंशन। और डायमेंशन को करना कहाँ से, ये आप करना शुरू कर दीजिए। जितने टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक पे करिए काम। और भी टॉपिक जो न्यूज़ पेपर पढ़ते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में न्यूज़ पेपर जरूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब आपको कलेक्ट करके रखना होगा, समझ रहे हैं। जैसे मेंस का आंसर लिखते हैं तो रखे रहते हैं, तो वही पॉइंट्स वहाँ जा करके लिख देते हैं। तो पहले से रहेगा तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है थोड़ा सा। आप एकदम से वेग चीज़ें लिख करके नहीं आ सकते। मैंने जो भी बताया, एआई का यूज कर दिया एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाए, अरे कैसे होगा? प्लीज टेल मी, गिव सम एग्जांपल्स टू सब्सटेंशिएट योर आंसर। आपने लिखा क्या? जो पॉइंट लिखे हैं उसको प्रूव कैसे करोगे? आपने लिख दिया, मैं प्रूव करूंगा? चेक करने वाला नहीं ना, आप ही प्रूव करोगे ना उस चीज़ को, तो क्लियर होना चाहिए, डेट शुड बी वेरी मच क्लियर। वो थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए आपके जो आप लिख रहे हैं उसमें, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो जीएस का टॉपिक है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके पास रहेगी तो आप लिख पाएंगे। लेकिन अगर फिलोसफिकल टॉपिक आप लिखते हैं तो उसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, डेट आई विल मेंशन नाउ, सुनिएगा थोड़ा बढ़िया से। अब जो मैंने बताया टाइम स्केल वाली बात याद है, शुरू में ही बताया था कि टाइम स्केल भी एक तरीका हो सकता है लिखने का। तो पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। तो कोई फिलोसफिकल टॉपिक का आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वैसे करके लिखना शुरू कर सकते हैं। पास्ट बता रहे हैं और उसमें फिर आप समझ रहे, डायमेंशन के अंदर डायमेंशन। पास्ट बता रहे हैं तो पास्ट में आप सोसाइटी वाला डायमेंशन, पॉलिटिकल वाला डायमेंशन, इकोनॉमिक वाला डायमेंशन, सब एंगल, लीगल डायमेंशन या सेंटिमेंटल जीएस पे जो जो मैंने बताया, इथिकल डायमेंशन, टेक्निकल डायमेंशन, जो भी हुआ ये पास्ट, पास्ट में खाली लिख रहे हैं। फिर प्रेजेंट लिखना शुरू करेंगे तो उसके बारे में सब ऐसे डायमेंशन। फिर उसके बाद आप फ्यूचर पे लिखेंगे, उसमें फिर डायमेंशन क्या क्या हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें, और उस सब में 10-10 डायमेंशन है। तो आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा आप लिख देंगे, 12 पेज तो कम पड़ जाएंगे।
समय कम है, इसलिए 12 पेज में आप समटा रहे हैं, और क्योंकि लेकिन आपके पास डायमेंशन मैंने इतने दिए हैं कि आप लिख पाएंगे। तो इस तरह से लिखें, टेम्पोरल मतलब उसको कहते हैं तरीका। फिर सेंटिमेंटल जीएस वाला तरीका से आप डायमेंशन करेंगे कलेक्ट, मीडिया, स्पोर्ट्स वगैरह झुटपुट जो भी होता है अलग अलग, उसको देखेंगे। और उस जो टॉपिक मिला है उसका इम्पैक्ट पे चर्चा करेंगे, क्या इम्पैक्ट उसके हो सकते हैं, उसके प्रभाव करने का मतलब वो क्या हो सकते हैं, वो भी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ पे, डिफरेंट लोगों पे, इंडिविजुअल लेवल पे, उसके बाद सोसाइटी के लेवल पे, वैसे ही फैमिली के लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, वर्क प्लेस पे, सोसाइटी उसका नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सब बताया आपको, ये सब कर सकते हैं। फिर जैसे कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखिए, फिर उसका सॉल्यूशन आप दीजिए, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि सिंपल टॉपिक था वीमेन एम्पावरमेंट, तो वीमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसका प्रॉब्लम कुछ होगा ना, क्या प्रॉब्लम है जो वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा, क्या कॉजेज है उसके, तो उस प्रॉब्लम को पहले क्लियर कीजिए, फिर उसका आप सोल्यूशन दीजिए कि वीमेन एम्पावरमेंट हो कैसे सकता है। 50% कर दीजिए रिजर्वेशन पंचायती राज में, जो बिहार में हुआ है, बेस्ट चीज़ है जो किया गया है। देखिए वीमेन एम्पावर हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि मुखिया मुखिया पति बन जाते हैं, तो वो ठीक है, एक आध जगह है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो वो चीज़ धीरे धीरे होगा ना, सब चीज़ धीरे धीरे होता है, एकदम ग्रेजुअली वी डेवलप, लेकिन हो जाएगा एक समय के बाद। वीमेन विल बी हाईली एम्पावर्ड इन बिहार इटसेल्फ, मेरे को लगता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिहार में ही होगा आने वाले समय में। लेट्स वेट फॉर डैट, लेकिन देखिएगा आप। तो वैसे लिखें प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन उसका रिलेटेड टू डैट, कॉन्टेक्स्ट नहीं छोड़ना है, याद रहे, ये सब जो बता रहा हूँ उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं छोड़ना है, जो आपको टॉपिक है उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, लिख रहे हैं ना सब कुछ, ये चीज़ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वैसे लिख लिया, फिर सेंटिमेंटल जीएस वगैरह का लिख लिया, ऐसे कर लिया, फिर प्रॉब्लम बताया अभी मैंने, वो कर लीजिए। फिर उसको बताइए जो टॉपिक है उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, शुरू से अंत तक, शुरू कहाँ से हुआ और ये अंत कहाँ होगा। वीमेन का एम्पावरमेंट का अगर बात करें तो याद करिए, शुरुआत में ही हम हाईली एम्पावर्ड थे, वीमेन एम्पावर्ड थी, वीमेन वर इक्वल इन द सोसाइटी। वैदिक एरा, वैदिक एरा में पहला वाला ऋग वैदिक काल जो था, जो अर्ली वैदिक एरा था, उसमें लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा सा कम हो गया था। तो उस तरह से आप बताएंगे, समझ रहे हैं आपके पास कितना डायमेंशन है, ये कहाँ से आया, आपने हिस्ट्री पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री तब आया, तो वहाँ समझा सकते हैं आप उसको। फिर रिसेंट एग्जाम्पल डालिए, बहुत बढ़िया जो मैंने बताया, रिसेंट एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हैं, वीमेन कैसे इंपावर्ड हो रही है, अब डिफेंस में जा रही हैं वीमेन। पहले कहते थे लोग कि वीमेन आर फिजिकली लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब या फिर फिजिकली वीकर देन मेन, ऐसे ही बोलते थे ना, तो वो वैसा तो नहीं है, तभी तो उनको डिफेंस में लिया जा रहा है कि नहीं। मतलब पॉइंट यही है, आप उसके बाद बेनिफिट्स वगैरह लिखेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखेंगे, ये सब अलग अलग एंगल हो गया। पॉइंट यही है कि आप कुछ भी लिखे, रिलेवेंस नहीं छोड़ सकते हैं, ये छोड़ा तो गया, खेल खत्म। जैसे होता है ना कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको वैसे नहीं लेना है, कि मान लीजिए आप किसी को चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई आपको चाहती है, तो कुछ भी हो, कुछ भी होता हो, लेकिन आप रिलेवेंस नहीं छोड़ते हैं कि उसको मतलब वो खुश रहे, उसकी चाहते पूरी हो, या फिर लड़का लड़कियों के लिए बात बोल रहा हूँ कि वो चाहती होगी कि वो खुश रहे, उसकी चाहते पूरी हो, जो भी हो। पॉइंट यही है कि अगर आप किसी से इश्क में है या फिर किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, तो पॉइंट ये है कि एक दूसरे को खुश रखें, दोनों खुश रखें, और एक दूसरे को, और उससे ये भी हो कि आपकी वजह से सोसाइटी को इम्पैक्ट ना पड़े, आपके पेरेंट्स को फर्क ना पड़े, पेरेंट को दुख ना हो कि मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि रिलेवेंस आपका क्या है सोसाइटी में, कि आप आए हैं सोसाइटी में तो सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे, ऐसा तो नहीं हो कि आप आए और सोसाइटी के लिए बुरा करके चले गए। तो वो पॉइंट होना चाहिए, तो रिलेवेंस मिस नहीं होना चाहिए। तो आदमी यही देखता है, शादी करते हैं कितना पवित्र बंधन, और उसके बाद फिर आप, ऐसा होता है कई कई जब देखते होंगे कि शादी किया और 1 महीने में 1 साल में डिवोर्स हो जाता है, तो डेट इज़ नॉट पायस, मतलब उतना पवित्र नहीं हो पाया। आप चाहते तो उसको कर सकते थे ठीक सब कुछ, क्या होता है थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होता है, एडजस्ट करिए,
है कि नहीं? तो रिलेवेंस एडजस्ट जो कर रहे हैं वो रिलेवेंस बनाने के लिए कर रहे हैं कि रिलेवेंस मिस ना हो जाए हमसे, कि हम सोसाइटी में करने क्या आए हैं, हमारा क्या दायित्व है, उसको मिस नहीं करना है। तो पॉइंट वही है, इस ऐसे को लिख रहे हैं तो ऐसे में आपका दायित्व मिस नहीं होना चाहिए कि ऐसे के कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना चले जाए, लिखते लिखते आप कहीं और ना चले जाए, बह ना जाए। वो बोलते हैं, गेंदा भैया भावनाओं में बह गए। ऐसा नहीं होना आपको, ठीक है? गेंदा भैया को भी अब भावनाओं में बहना नहीं है, गेंदा भैया भी आप इसी के पॉइंट में स्टिक रहेंगे, समझे? तो ये रिलेवेंस आपको मिस नहीं होना चाहिए। लाइट कट गया, समझे? तो रिलेवेंस मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर आइडेंटिफाई किया, जैसे टॉपिक वगैरह को जो सब बताया है आपको, कीवर्ड को आइडेंटिफाई किया। फिलोसफिकल ऐसे में क्या होता है कि कीवर्ड को आइडेंटिफाई बहुत करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे वही था, कोई भी एग्जांपल उठाइए ना, टॉपिक ही ध्यान नहीं आता है मुझे। जैसे मान लीजिए चेंज इज कांस्टेंट, ऐसा टॉपिक है, ठीक? तो चेंज इज कांस्टेंट, अगर ये टॉपिक इतना ही है बस, ठीक है, तो इसमें क्या कीवर्ड होगा? चेंज, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। चेंज ही है जो उसके बारे में बोला कि चेंज ही कांस्टेंट है, तो चेंज को रखे रहना जरूरी है, ये बताना चाह रहा है वो ऐसे आपको। तो इस कीवर्ड के हिसाब से आपको सोचना है अलग अलग एंगल में, थॉट्स ऑफ लाइफ, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में, जो मैंने बताया आपको कि इस लेवल पे क्या हो सकता है चेंज कांस्टेंट। जैसे कि हम इंडिविजुअल लेवल पर सोच के देखें चेंज इज कांस्टेंट। अगर हम मान लेते हैं कि हम बहुत मान लीजिए साई है, ठीक, मान लीजिए कि मैं 6 7 में साई बहुत था, तो अब मैं साई का साई ही रह जाता। साई का मतलब समझ रहे हैं ना, शर्मिला, कि किसी से बात नहीं करूंगा, मेरे को मतलब लाज लगता है किसी से बात करने में, इस टाइप का गाँव भाषा बोलते हैं, ठीक है? तो वो नहीं, तो अगर मैं वैसा ही रहता तो मैं तो फिर आपसे बात ही नहीं कर पाता अभी, मैं इंटरव्यू में जवाब ही नहीं दे पाता कभी, या फिर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से बात ही नहीं कर पाता जैसे मैं आजकल करता हूँ। तो ये पॉसिबल ही नहीं था, समझे? तो मुझे खुद के लेवल पे चेंज करना पड़ा। तो चेंज इज कॉन्स्टेंट एंड चेंज इज दैट इज बेनिफिशियल टू मी, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। फिर सोसाइटी के लेवल पे इसको देखिए कि सोसाइटी अगर मान लीजिए पैट्रियार्कल ही रहती, जो अभी भी है खैर थोड़ी बहुत, तो पैट्रियार्कल ही रहती, जैसे कि था कि सती करेंगे, तो सती करेंगे कि उसका पति मर गया तो अब उसको जला दो उसके साथ, दैट इज मतलब पता नहीं क्या था ये। तो ये कितना गलत था, लेकिन खुद ही चेंज किया ना, सोसाइटी इंप्रूव हो रही धीरे धीरे, तो खुद ही चेंज किया कि नहीं, इसकी दूसरी शादी भी हो सकती है, सब बढ़िया हो सकता है, या फिर नहीं मन है तो नहीं कर सकती है, लेकिन जलाने का क्या तात्पर्य है? समझ? तो वो ठीक हुआ कि ऐसे कर सकते हैं। तो चेंज सोसाइटी के लेवल पे भी बता दिया। वैसे ही दूसरे लेवल पे आप देख के देखिए कि क्या क्या हो सकता है। दिव्यांग का आप देख लीजिए कि पहले दिव्यांग था, दिव्यांग समझ रहे हैं ना, डिसेबल्ड लोग जो है, तो मान लीजिए उनके बारे में ऐसा था कि ठीक है, उनको लोग हमेशा से छोड़ के रखते थे। मोदी जी आए या फिर और भी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ कि उनके लिए भी अब जो भी बिल्डिंग बनाई जाएगी सरकारी, वो दिव्यांगों के लिए एनेबल्ड हो बिल्डिंग, मतलब उनके लिए भी सही हो। जैसे कि आप देखते होंगे बड़े बड़े जगहों पे जो सरकारी हॉस्पिटल या फिर सरकारी जगह हो, वहाँ पे बनाया जाता है कि उनके लिए भी इस टाइप का हो कि रोलिंग हो, इस टाइप से जा सके, स्टेयर केस ऐसा हो कि आप उनको उनकी जो व्हील चेयर होता है वो जा सके, समझ रहे हैं? ये सब बनाया जाता है। तो ये चेंज लाना जरूरी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, सब इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए हमको देखना है ना, हमको इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है ना, ताकि हम सब मिल के रह सके, सबका भला हो। और अगर किसी एक का भला होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 5 उंगली है, ठीक, एक उंगली कट जाए तो खेल ही खत्म हो जाएगा, पकड़ ही नहीं पाऊंगा कोई चीज़, समझ रहे? तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा पॉइंट ये है कि सब कुछ 5 उंगली अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, और सबके सब स्वस्थ होंगे, तभी मुट्ठी अच्छी बनेगी, समझे? और तभी किसी को पंच कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सब हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चेंज को मेंटेन करते रहें, समझे? तो चेंज इज कांस्टेंट, चेंज एक्चुअली में कांस्टेंट है, और जो अभी बनाया उसको भी चेंज करना होगा, आने वाले समय में वो भी बदलेगा। जैसे पहले नॉर्मली हम लोग किसी से बात करते थे, लेटर लिखते थे, अब फोन पे, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या है, वीडियो वीडियो है, मतलब मैंने बनाया वीडियो, आपके पास सीधा पहुँच जाएगा, अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, खत्म फिर, समझे? तो सब पहुँच जाएगा, तो इस तरह से। हम्म, तो ये हुआ। उसके बाद जो भी लिख रहे हैं आप, कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, ये तो कभी नहीं भूलना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है इस बात को। मेनली यही सब है ऐसे का गेम, यही जो कर लिया ऐसे में, समझ लिए वो बहुत आगे चला जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, ठीक है?
और जैसे कि जब भी मेंस आएगा, मेंस का टाइम जब भी आएगा, तो हम लोग बीपीएससी वाले को बोलेंगे कि बीपीएससी वाले आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करें। उसमें मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए। इस बार मैंने क्वेश्चन बनाए थे मेंस के लिए, जीएस 1 जीएस 2 के मैंने क्वेश्चन पब्लिक भी कर दिया टेलीग्राम चैनल पे। एसडीएम नसीम निशान टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप देखिएगा, पब्लिक कर दिया गया है। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन, सारे मैं बोल रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं उसी टेस्ट से जो मैंने लिया था, मैंने क्वेश्चन बनाए थे। नहीं, मतलब टेस्ट बीपीएससी वाले का था, मैंने उसमें क्वेश्चन बनाकर उनको दिया था। वो सारे के सारे उसी से आए। 2 फुल लेंथ टेस्ट मात्र लिया था उसी से, सारा। आप समझ सकते हैं कितना, कितनी बड़ी बात है। तो वो कैसे पता चलता है? जब आप करंट पढ़ते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको आइडिया होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न को समझ रहे हैं बार-बार। तो उस हिसाब से वैसे एसए में हम लोग करेंगे। जब एसए का समय आएगा, जब मेंस आपका आएगा, उससे पहले टेस्ट सीरीज उनके द्वारा ऑर्गेनाइज होगा, तो हम क्वेश्चन को बना के देंगे, तो फिर आप लोग उसको दीजिएगा। और अभी उनका प्रीलिम्स का भी चल ही रहा है टेस्ट, टेस्ट सीरीज। तो उसमें फुल लेंथ टेस्ट वगैरह हो रहा है, तो उसमें क्वेश्चन देखिएगा आप, बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है। मेरे ख्याल से अभी फुल लेंथ टेस्ट होने ही वाला है 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी से, 6 फरवरी से शायद, 5-6 से। तो उसका भी आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक उंक डाल दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, खाली फुल लेंथ के लिए, प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में चूंकि नेगेटिव मार्किंग आ गया है और ऑप्शन ही अभी भी है, तो उसके हिसाब से पूरा बनाया गया है टेस्ट सीरीज उनका। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे अच्छे क्वेश्चंस। और जब बीपीएससी वाले का जब 67 का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज था, उससे 69-68 के आसपास क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्ट। तो इस हिसाब से यहाँ आ जाए तो समझ, सोने पे सुहागा, इतना बहुत होता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है क्वेश्चन देखते ही, कानून लगता है कि हाँ बना ही दूंगा आप तो वो हो जाएगा आपके लिए। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बार थोड़ा सा सतर्कता के साथ एग्जाम देना होगा आप लोगों को, सभी को। थोड़ा मुश्किल तो है, मैं मानता हूँ इस बात को, मतलब ऑप्शन ही के साथ तो ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग आसानी से निकल गए, लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल है। आई एग्री। तो ये चीज़ होगा। तो ठीक है, अभी जो अभी प्रीलिम्स का चल रहा है टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल ये वाला आपका, अम, जो भी फुल लेंथ टेस्ट होगा, तो पूरा सिलेबस का तो 4 टेस्ट उसके होने वाले हैं। तो 10 दिन 15 दिन में 4 टेस्ट हो जाएंगे। तो आपने तैयारी लगभग कर ही लिया होगा अब तक सब कुछ। तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्टर करके आप फटाफट उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। मतलब उनका टेस्ट सीरीज है, बढ़िया रहता है उनका टेस्ट सीरीज, मैंने देखा। तो वो चीज़ कर सकते हैं। बाकी इधर एसए में अब सब कुछ तो बता ही दिया है लगभग आपको। और अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कुछ भी है, तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। या फिर कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ताकि आप चीज़ों को क्रोनोलॉजी में कैसे रखना है, इन चीज़ों को समझा देता हूँ थोड़ा सा लास्ट। हाँ, एक चीज़ है जो मेरे से मिस हो जाता है हर बार, जो क्या करना है तो मैं बता देता हूँ हर बार, ठीक है। क्या नहीं करना है ये नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ, अलग से नहीं बताता हूँ, बताता तो हूँ, अलग से नहीं बताता हूँ। इस बार मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे में क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्या नहीं करना है इसका है कि आप जैसे सबसे पहले तो आप ऐसे में कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना जाए, जो भी लिखे उसमें। पहला चीज, सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा है ये कि आप किसी का नाम वगैरह ज़्यादा यूज ना करें, हर जगह ना यूज करें, कहीं कहीं करें, बहुत ना करें। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, बस ऐसा नहीं करना है। एक आध जगह करिए, चलेगा। समझे? तो ये चीज़ है, ठीक। तीसरा है कि आपका थॉट जो भी होता है ना, उसमें एक्सट्रीम नहीं होना आपको। जैसे कि आपने बोला कि पैट्रियार्की नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सिर्फ मैट्रियार्की होना चाहिए। मतलब मातृसत्तात्मक सोसाइटी होनी चाहिए, समाज होना चाहिए, आप कह रहे हैं। और आपने पैट्रियार्की को बुरा कहा, और आपने मातृसत्तात्मक सोसाइटी के बारे में समर्थन दिया, और इसी को सिर्फ अच्छा कह रहे हैं। तो ये भी तो गलत है। जैसे पैट्रियार्की गलत है, वैसे ही मैट्रियार्की गलत होगा। तो दोनों के बीच का रास्ते निकालिए। चूंकि हम गौतम बुद्ध की धरती से हैं, तो हम लोग मध्यम मार्ग को समझते हैं, तो मध्यम मार्ग वाला कोई रास्ता निकालिए। तो बीच का कोई रास्ता हो, तो एक्सट्रीम नहीं होना है, न इधर न इधर, न बहुत हार्श नहीं होना। करें मतलब कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो एक्सट्रीम थॉट है उसमें आपको नहीं डालना है। कोई भी टॉपिक हो कि कर्म करने से फल मिलता है, तो आप सीधे कर्म को ही खाली नहीं बताइए, लक भी कुछ फैक्टर होता है कि नहीं होता है, समझे? तो उसको भी थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, समझे? तो एकदम एक्सट्रीम नहीं होना है थॉट में, ये याद रखना है आपको, ठीक।
चौथी चीज़ है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अच्छी विडम्बना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही आ जाए इस टाइप का कि गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में बुरा ही हो और तब आप लिख रहे हैं, तब तो चलेगा, क्रिटिसाइज करेंगे आप। लेकिन क्रिटिसिज्म पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होगा कि आप सोचिएगा ये क्या बोल दिया। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ कि आ, किसी को आ, किसी को क्या बोलते हैं, अम, विनम्रता से अ, उसको मतलब उसकी बुराई करना। ऐसे समझिए कि मतलब भाई साहब आप बहुत बुरे आदमी हैं, ऐसे बोलना, समझ रहे हैं? भाई साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तो बोले क्या? तो आप बहुत बुरे आदमी हैं और कृपया मुझे क्षमा करिए अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आप बहुत बुरे आदमी हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं विनम्रता से उसकी बुराई करना, समझे? तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए और उसमें ये बताइए कि भाई साहब अगर आपकी ये बुराई जो आपकी है ना, ये अगर ठीक हो जाता आप बहुत महान आदमी हो जाते हैं। और पॉजिटिव, समझे? तो आपने उनका वो जो गलत चीज़ था उसको निकाला और उनको बताया कि ये हटा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे कोई भी आप उठा लीजिए कोई भी चीज़, तो उसके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो फिर उसके बाद तुरंत उसका कुछ सजेशन दीजिए कि ये चीज़ कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो ये करिए, चलेगा। ठीक है? ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? ये याद रहे। फिर मैंने बताया 5वीं या छठी बात जो भी है, उसमें कि हिंदी में नहीं लिखे, देवनागरी में नहीं लिखे। कोटेशन या जो भी लिख रहे हैं, वो यूज़ ही नहीं करें। और हाउ ऑलवेज़ राइट इन रोमन स्क्रिप्ट, रोमन, इंग्लिश, इंग्लिश वाला टाइप। हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते, जो व्हाट्सएप पे लिखते हैं, व्हाट्सएप वाला। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो सिखाते हैं आप लोगों को, वही। ठीक है? तो रोमन स्क्रिप्ट यूज़ करें, कहने का मतलब उसी से काम हो जाएगा। ठीक है? हाँ, लगभग बहुत सारी चीज़ें बताई है, कुछ छूटा तो नहीं है आप लोगों के लिए। आइडियाज़ कैसे डेवलप करेंगे, थॉट्स आप कैसे करेंगे, पहले रफ़ करेंगे, बता दिया है सब कुछ। पहले रफ़ करेंगे, रफ़ में सब कुछ बनाएँगे, सारा डिटेलिंग लिखेंगे, थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में लिखेंगे। अब रफ़ में ये नहीं है कि पूरा लिखे ही जा रहे हैं ऐसे, रफ़ में हिंट लिखना होता है, कीवर्ड लिखना होता है। जैसे आपको मान लीजिए कि पॉलिटिकल एंगल लिखना है, तो पॉलिटिकल में कोई एग्ज़ाम्पल याद आएगा, तो एग्ज़ाम्पल लिखेंगे आप। मान लीजिए केशवानंद भारती केस याद है, तो केशवानंद भारती केस बस लिख दीजिए, उसके बाद वहाँ जब लिखिएगा तो केशवानंद भारती को एक्सप्लेन कर लीजिएगा, सिंपल है। लेकिन आप पूरा नहीं लिख सकते रफ में, नहीं तो फिर ऐसे वही हो गया, आप यहाँ कैसे लिखिएगा? तो वो चीज़ याद रहे इसलिए। और पहली बार पहले जब रफ कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें याद रहती है जो आप तैयार करके आए हैं, वो सब ध्यान रहता है, तो एक जगह कलेक्टेड रहता है, समझे? फिर क्या होता है, उसको वहाँ उतारना आसान हो जाता है जब आप दोबारा लिखते हैं, तो जो और आगे थॉट आएगा वो भी याद आ जाएगा तो लिखेंगे। इस वजह से रफ कर लेना चाहिए। तो ऐसे में तो करना ही करना है, उसमें तो छोड़ना नहीं किसी भी हाल में, रफ एकदम करना। ठीक, ये सब हो गया। और लास्टली और कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से ऐसे में। और जो कुछ आपको लगता है कि कुछ बच जाए, तो यू मस्ट मेंशन और इन कमेंट सेक्शन, और आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए जैसे यूट्यूबर से बोलता है वैसे, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और सब्सक्राइब आप लोग सच में नहीं करते हैं। जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो जहाँ डाला जाता है उसको मैं देखता हूँ, उसका सब्सक्रिप्शन बहुत कम रहता है। एक आध चैनल है जिसका बहुत बढ़िया है, लेकिन मतलब हम लोग बनाए तो नहीं उसको कोई सब्सक्राइब करेगा। लेकिन वही मैं कुछ भी मतलब मैं, आप देखिएगा मेरा इंस्टाग्राम पे SDM.नसीम निशांत है, उस पर आप देखिएगा कि फॉलोवर खूब है। मतलब 1,09,000 के आसपास अभी होगा, पता नहीं कितना, उसी के आसपास होगा, 1 लाख पार है, समझिए 1 लाख प्लस है। और वही यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन देखिए तो आपके सामने दिख रहा होगा, 20,000 के आसपास कुछ है, 20-21,000 भी नहीं है। तो कितना कम है, अब सोचिए। तो जहाँ होना चाहिए, जहाँ मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, सही चीज़ें बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं क्या डालता हूँ, फोटो डालता हूँ अपनी, घूम रहा हूँ, उसका फोटो डाल दिया, उसका सब्सक्रिप्शन, उसका वो फॉलोवर खूब है। लेकिन यहाँ नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग फील्ड का अलग अलग लोग होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको नहीं मिलेगी। आप एक बार देख लीजिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, हाँ होगा, एक आध वीडियो है जो अच्छी है, लेकिन इसको भी आप देखें। और ये अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं अच्छी लगी तो मत करिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है? लेकिन अच्छी है तो प्लीज़ करिए और करवाइए, लोगों से भी करवाइए, ताकि और लोगों तक पहुँचे, खासकर उन लोगों तक पहुँचे जो सच में गरीब है। उन लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ, इतना टाइम देता हूँ। नहीं तो इतना मतलब ट्रेनिंग टफ या फिर इधर उधर जो काम है, इसके बावजूद इतना टाइम निकालता हूँ, संडे है इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो बना दिया हूँ ये वीडियो। और देख लीजिएगा, ठीक है इसको, और लोगों तक पहुँचाइएगा, सभी लोगों तक। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा।
और सब्सक्रिप्शन रहता है, थोड़ा लाइक्स वाइक्स ज़्यादा रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हूँ, फिर मन करता है और वीडियो बनाऊँ। इससे पहले प्रीलिम्स वाला वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था, लेकिन उतना भी नहीं है, लगभग 25-30 हज़ार के आसपास पे व्यूज़ है। तो व्यूज़ 1 लाख तो होना ही चाहिए अगर इतना अच्छा वीडियो बने तो उस लेवल का बनाइए तो थोड़ा मज़ा भी आया, उसके बाद लगे कि हाँ आगे बनाओ और काम करो। फिर यही है, इन्फॉर्मेशनल चीज़ें बताऊँगा, पूरा डिटेल में समझाऊँगा। आगे जब मेंस का टाइम आएगा तो GS1 GS2 एक-एक चीज़ बताऊँगा, टॉपिक वाइज़ डिस्कशन कर दूँगा। ये सब टाइम निकाल-निकाल के करने का मन करता है जब थोड़ा सब कुछ अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करिएगा तभी करूँगा, लेकिन थोड़ा उसमें मज़ा आने लगता है, एंथुसियाज़्म थोड़ा ज़्यादा रहता है, जोश ज़्यादा रहता है। ऐसे थोड़ा कम हो जाता है मतलब अभी जैसे लग रहा होगा ठीक-ठाक है जोश, लेकिन उतना नहीं है। मतलब होता है ना कि और बढ़िया होता अगर आप उस तरह से उसको रिएक्ट करते, अच्छा रिएक्शन देते तो। पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कीजिए आप, जो लगता है बुरा भला जो भी बोलना है बोल सकते हैं। हाँ, बस गाली मत लिखिए, गाली वैसे लिखता नहीं है कोई। हाँ, यहाँ पे या कहीं पे भी मुझे नहीं लिखा, लेकिन मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो गलत है कि हाँ सर आप बताएं, ये वीडियो जो बनाए हैं आपने इस फॉर्मेट में बनाया, ऐसे सीधा करके बनाया है, आप ऐसे बनाते तो अच्छा होता। तो ये आप बोल सकते हैं। अब ये ऐसे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास ना स्टैंड है ना कुछ है, मैं ऐसे ही बना दिया हूँ वीडियो आपके सामने, तो मुझे ज़रूरी लगा, मैंने इसलिए बनाया। तो मुझे लगा कि टाइम ना चला जाए इसलिए मैं बना दिया हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है। प्रीलिम्स से मैं जस्ट पहले थोड़ा सा पहले इस वीडियो को रिलीज करना चाहता था, मतलब 10 दिन 15 दिन पहले, ताकि आपको जब जैसे ही प्रीलिम्स हो तो आप के सामने ये वीडियो पहुंच गया रहे। तब तक 10-15 दिन लगता है वीडियो को हर जगह पहुंचने में, सब्सक्राइबर तक तो उसी दिन पहुंच जाएगा, बाकी लोगों तक पहुंचने में। तो फिर इस वजह से इसको बना दिया हूँ ये सोच करके, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप खुश रहें, मधुरता के साथ बात करें और सभी से मिलजुल कर रहें। कोरोना काल चल रहा है थोड़ा बहुत तो मास्क भी लगा लें जहाँ ज़रूरत हो। और चूँकि मैं रूम में हूँ इसलिए नहीं लगाया हूँ, इसलिए मत बोलिए कि आपने तो लगाया नहीं, ज्ञान दे रहे समझे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, गांधी जी वाली बात की मतलब कुछ जो इफ़ यू वांट टू सी एनी चेंज देन स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, तो खुद से ही चेंज करना है। ये भी एक ऐसे का आपका टॉपिक हो सकता है। तो ठीक बात है कि खुद से ही करना चाहिए पहले, लेकिन मैं अभी रूम में हूँ इसलिए नॉट एन इशू, तो इसलिए चलेगा। तो वो चीज़ करें और सभी से मिलजुल कर बिल्कुल रहें, बहुत अच्छा लगता है सब एक साथ रहते हैं तो। और सौहार्द बना करके रखें सोसाइटी में, ये कम्युनलिज्म ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, उतना भी अच्छी चीज़ नहीं है, इन द लॉन्ग रन बढ़िया चीज़ नहीं है। हाँ, एक और चीज़ लॉन्ग रन से याद आया कि ऐसे जब भी लिख रहे हैं तो उसमें टॉपिक को डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं आप कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है किसी चीज़ का। तो ऐसे भी लिखते हैं लोग, करते हैं, तो कर सकते हैं। तो वही है, तो इन द लॉन्ग रन कुछ चीज़ें का इम्पैक्ट बहुत गंदा होता है ये चीज़ें। और खाना पीना बढ़िया खाएं, स्वस्थ खाएं और एग्ज़ाम का चूँकि आपका प्रीलिम्स का टाइम है 10-15 दिन मान लीजिए अभी जो बचा है, तो उसमें आप कैसे करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। सर्दी वर्दी ना हो, जैसे मुझे सर्दी हो वैसे आपको ना हो, तो ये ध्यान रखेंगे। और सब स्वस्थ रहिएगा तो एग्ज़ाम भी बढ़िया जाता है, और कुछ नहीं है। और इस बार चूँकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में आपके पास बहुत कम समय है, तो प्रीलिम्स देते ही लग जाइएगा। प्रीलिम्स दिए और उसके बाद कट ऑफ वट ऑफ सब बता ही देते हैं, मैं भी बता दूंगा। वैसे देते ही कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, BPSC वाले का आएगा उसी का ज्वाइन कीजिएगा, और बाकी का भी है अच्छा, लेकिन इसका बहुत बढ़िया है। तो आप देख लीजिएगा एक बार, मैंने जो बताया टेलीग्राम चैनल SDM नसीम निशांत, उस पर आप उसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, उन्होंने जो दिया है सारे क्वेश्चन उसी से आए, मतलब सारे ही। तो खाली फुल लेंथ से सेक्शनल देखिएगा तो उसको मिला करके तो पूरा ही पूरा एकदम एक एक वर्ड तक मिल गया है कुछ कुछ क्वेश्चन का, तो वो भी है। तो उसको आप देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है। हाँ, और बाकी जो प्रीलिम्स का भी है तो उसका देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा उसका लिंक को रजिस्ट्रेशन का, तो अभी फुल लेंथ का ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सब्सक्राइब करके हमें भी खुश रखें ठीक है और बढ़िया बढ़िया से एकदम एग्ज़ाम दीजिए और मिलते हैं फिर कभी जब आप बुलाएं, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यही 1-2 साल मेहनत करना होता है जीवन में, उसके बाद सब ठीक रहता है, ऑलमोस्ट सब ठीक रहता है। तो इसको जाने ना दें, इस समय को गुजरने ना दें, इस समय में खूब मेहनत करें, मन लगा के पढ़ें, टाइम दें, 12 घंटा पढ़े, 15 घंटा पढ़े, पढ़े, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जितना भी पढ़ेंगे 4 घंटा रोज़ पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी मेंटेन करना ज़रूरी है, फ्लो मेंटेन करना ज़रूरी है, जो ऐसे में भी ज़रूरी है, यहाँ भी ज़रूरी है, लाइफ में भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये करें। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे। चलिए, प्रणाम।